हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं लास्ट मिनट प्रेपरेशन फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एम्स एंड अदर नर्सिंग एग्जाम्स। एंड सब्जेक्ट चल रहा है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड दिस इज़ अ पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो। हम सिस्टम वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। एंड इससे पहले मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे देन वो वीडियोस भी आप जरूर देखना। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंटर इज रिलेटेड टू द पैनक्रेटाइटिस। क्यूलन साइन एंड टर्नर साइन, दीज आर द इंडिकेटिव ऑफ द पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस में देखने के लिए मिलता है क्यूलन साइन एंड टर्नर साइन। एंड क्लिनिकल साइन पे एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है इस चैनल पे। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी देन डू वॉच दैट वीडियो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट साइंस कवर हैं। क्यूलन साइन क्या है? इट इज अ डिस्कलरेशन ऑफ द abdomen एंड पेरियम्बलाइकल एरिया। ठीक है। नेक्स्ट इज अ टर्नर साइन। टर्नर साइन इज अ ब्लोइश डिस्कलरेशन ऑफ द फ्लैंक रीजन एंड बोथ साइंस आर एसोसिएटेड विद द पैनक्रेटाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल स्टोमा कलर। जो नॉर्मल स्टोमा कलर होता है दैट इज पिंक टू ब्राइट रेड एंड शाइनी होता है नॉर्मल स्टोमा एंड दिस इंडिकेट्स द हाई वेस्कुलैरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेल स्टोमा। अगर पेल पिंक स्टोमा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट इंडिकेट्स द लो हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल एंड पर्पल ब्लैक स्टोमा इंडिकेट्स द कॉम्प्रोमाइज्ड सर्कुलेशन। नॉर्मल स्टोमा कैसा होता है? पिंक टू ब्राइट रेड होता है एंड शाइनी होता है देखने में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोन डिजीज। Crohn disease क्या है? It is an inflammatory disease that can occur anywhere in a gastrointestinal tract, but most commonly this affects the terminal ileum and this leads to thickening and the scarring. This is a Crohn disease. Crohn disease में semi-solid diarrhea होगा which may contain the pus and mucus. ठीक है। Next देखते हैं important pointers that are related to the appendicitis. Pain in periumbilical area that descends to the right lower quadrant is seen in appendicitis. Abdominal pain that is most intense at the McBurney point. McBurney point हम कैसे लोकेट करते हैं वो आप एक बार क्लिनिकल साइंस वाली वीडियो देखना। एंड नेक्स्ट है रिबाउंड टेंडरनेस एंड abdominal rigidity. It is associated with the appendicitis. In case of appendicitis पोजीशन आपने क्या देनी है? पोजीशन द क्लाइंट इन राइट साइडलाइन और लो टू सेमीफॉलर पोजीशन सो दैट दिस विल प्रमोट द कंफर्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट अपेंडिसाइटिस में आपने कौन सी एप्लीकेशन देनी है? हॉट एप्लीकेशन या कोल्ड एप्लीकेशन? इसमें आपने अवॉइड करना है हॉट एप्लीकेशन। अवॉइड द एप्लीकेशन ऑफ हीट। क्यों आपने हीट एप्लीकेशन अवॉइड करनी है? बिकॉज हीट कैन लीड टू द अपेंडिक्स रप्चर। रप्चर हो सकती है दैट कैन लीड टू द पेरिटोनाइटिस विच इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। हॉट एप्लीकेशन कभी भी नहीं देनी है इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। ठीक है जी। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रिलेटेड टू द अपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट देखते हैं हेमरॉइड्स। व्हाट आर हेमरॉइड्स? दीज आर द डायलेटेड वेरिकोज वेन्स ऑफ द एनल कैनाल। इसके फीचर क्या होंगे? ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगा विद डेफिकेशन, देन रेक्टल पेन एंड रेक्टल इचिंग हो सकता है। इंटरवेंशंस इसमें क्या होंगी? Interventions include the application of cold packs to the anorectal area followed by the SIDS bath for the comfort of the patient. Next देखते हैं। Next important pointer is gastric ulcer. Gastric ulcer में patient को sharp pain होगी in or to the left of the epigastric region and this will occur 30 to 60 minutes after taking the meals. ठीक है जी। और इसमें क्या होगा? गैस्ट्रिक अल्सर में हेमाटोमियासिस होगा। इट इज़ मोर कॉमन देन द मेलिना। क्या होता है हेमाटोमियासिस एंड मेलिना? अगर नहीं पता तो गूगल करो और कमेंट सेक्शन में लिखो अगर पता है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है? इसमें बर्निंग पेन होगी पेशेंट को इन द मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया। 1.5 घंटे से 3 घंटे के बाद होगी आफ्टर टेकिंग अ मील एंड ड्यूरिंग अ नाइट टाइम हो सकती है। एंड इसमें मेलिना इज मोर कॉमन देन द हेमाटोमियासिस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज परफोरेशन ऑफ अल्सर। अगर गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर परफोरेट कर गया देन दैट विल बी द सर्जिकल इमरजेंसी होगी एंड दैट इज करेक्टराइज्ड बाय शार्प सडन पेन। इंटॉलरेबल होगी पेन, इतनी ज़्यादा सीवियर होगी। बिगिनिंग इन दी मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया एंड स्प्रेडिंग ओवर दी abdomen एंड abdomen बहुत ही रिजिड एंड ब्रॉड लाइक लगेगा। दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी अगर परफोरेट हो गया तो। नेक्स्ट पॉइंटर्स आर अबाउट हेपेटाइटिस। कल वाली वीडियो में मैंने हेपेटाइटिस के टाइप्स एंड बताया था कि कैसे स्प्रेड होता है, वो पॉइंटर्स भी इंपॉर्टेंट हैं।
So hepatitis causes the gastrointestinal symptoms such as anorexia, nausea, right upper quadrant discomfort and weight loss. And fatigue and malaise are very common in case of hepatitis. And stool कैसे होंगे? Stool will be light or clay colored होंगे if conjugated bilirubin is unable to flow out of the liver. क्यों होगा? Because of the inflammation and obstruction of the bile duct. So stool होंगे light to clay colored. ठीक है जी. सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फॉलोइंग द कॉलिसिस्टेक्टमी, कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद ड्रेनेज फ्रॉम द टी ट्यूब इज इनिशियली ब्लडी. सो डरना नहीं है. आफ्टर द कॉलिसिस्टेक्टमी अगर टी ट्यूब में ब्लडी ड्रेनेज आ रहा है देन दैट इज द नॉर्मल, एंड कुछ टाइम में वो टर्न हो जाएगा इनटू द ग्रीनिश और ब्राउन कलर. एंड अमाउंट कितना होगा? एक्सपेक्टेड ड्रेनेज अमाउंट होगा 500 to 1000 ml पर डे. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉलिसिस्टेक्टमी ड्रेनेज. ओके सो चलिए नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंटर इज नर्सिंग इंस्ट्रक्शंस इन केस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम. सो कल मैंने बताया था डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है. इट इज़ द रैपिड एम्पटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसके हमने सिम्टम्स भी कल देखे थे. एंड इसमें अब नर्सिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी? सो द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड टेकन एट द मील्स. ठीक है कि मील के साथ फ्लूइड नहीं लेना है. एंड टू अवॉइड द हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स. And instruct the patient to assume the low followers position during the meals and to lie down for 30 minutes after eating meals so that to delay the gastric emptying or to take the antispasmodics. and if ये indicate करे हुए हैं, prescribe करे हुए हैं, then antispasmodics time पे ले ले. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन केस ऑफ द डंपिंग सिंड्रोम. एक तो है कि मील्स के साथ फ्लूइड नहीं लेना, पानी नहीं लेना है. दूसरा हाई कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं लेना है. देन खाते टाइम ड्यूरिंग अ मील्स पोजीशन क्या होनी चाहिए? लो फॉलोअर पोजीशन. खाना खाने के बाद लाई डाउन करना है, लेट जाना है फॉर 30 मिनट्स सो डैट टू डिले द गैस्ट्रिक एम्पटिंग. एंड अगर मेडिकेशन चल रही है तो मेडिकेशन टाइम पे लेनी है. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हम इस वीडियो में देखते हैं इसके. So first point is avoid the suctioning of a patient before withdrawing the ABG sample. So ABG sampling करने से पहले आपने suctioning नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? Because the suctioning procedure will deplete the client oxygen and that will result into inaccurate ABG level. So reading गलत आएगी अगर आप पहले suctioning कर लोगे before taking a ABG sample. So ABG analysis मैंने last minute preparation fundamental of nursing में डिस्कस करा था कि normal values कितनी होती हैं and कैसे आप फाइंड आउट करते हो respiratory एंड मेटाबॉलिक एल्किलोसिस और एसिडोसिस. सो अगर आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वाली वीडियोस नहीं देखी लास्ट मिनट प्रिपरेशन, देन वो वीडियोस आप पक्का देखो एग्जाम में जाने से पहले. सो नेक्स्ट इज द पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. उनको पोजीशन क्या देनी है? विद हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड. क्यों करना है? इससे लंग एक्सपेंशन होती है एंड पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज नहीं होती हैं उससे. सो नेक्स्ट इज टीच द क्लाइंट दैट proper hand washing techniques, then disposing of the respiratory secretions properly and receiving the vaccines will assist in preventing the spread of the infections. So next अभी हम डिस्कस करेंगे asthma. So it is a chronic inflammatory disorder of the airway which causes the obstruction of the airway. So inflammation के साथ airway obstruction होती है. So asthma is marked by airway inflammation and hyper responsiveness to variety of stimuli and triggers. So this causes the recurrent episodes of wheezing, breathlessness, then chest tightness and cough associated with the airflow obstruction that may resolve spontaneously and it is often reversible with the treatment. So these are the problems a patient with asthma can face. सो नेक्स्ट है पोजीशन द पेशेंट इन हाई फॉलोअर पोजीशन और सिटिंग पोजीशन टू एड इन ब्रीदिंग. सो ये पॉइंट तो हमने पहले भी देखा था कि रेस्पिरेटरी कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यूजुअली फॉलोअर पोजीशन रिकमेंड करते हैं. सो नेक्स्ट देखते हैं COPD. सो व्हाट इज COPD? इट इज़ अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. So it is a disease state characterized by airflow limitation and this is characterized by wheezing, crackles, then sputum production, barrel-shaped chest, then use of accessory muscles for breathing, prolonged expiration, congestion and hyperinflation seen on a chest X-ray. So the chest X-ray reveal the hyperinflated chest and flattened diaphragm if disease is advanced. So advanced level COPD में आपको देखने के लिए मिलेगा hyperinflated chest and flattened diaphragm.
सो नेक्स्ट पॉइंटर्स आर अबाउट ट्यूबरकुलोसिस. सो ट्यूबरकुलोसिस में मॉन्टॉक्स टेस्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. सो पॉजिटिव रिएक्शन टू मॉन्टॉक्स टेस्ट, जिसका सेकंड नेम है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट. सो दिस डजंट मीन द एक्टिव डिजीज इज प्रेजेंट. सो अगर मॉन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को अभी टीबी है. सो पॉजिटिव रिएक्शन टू मॉन्टॉक्स टेस्ट इंडिकेट्स द प्रीवियर एक्सपोजर टू द ट्यूबरकुलोसिस और द प्रेजेंस ऑफ द इनएक्टिव और डोरमेंट डिजीज. सो ये दिखाती है कि पेशेंट को पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है. So next is assess the reaction at the injection site within the 72 hours after the administration of the test antigen. And आपको 72 hours में चेक करना होता है एरिया ऑफ इंड्यूरेशन. अगर 72 hours के बाद चेक करते हो देन वो रिजल्ट इनवैलिड आएंगे एंड आपको दोबारा से फिर से टेस्ट करना पड़ेगा. सो कितना एरिया ऑफ इंड्यूरेशन आएगा तो हम टेस्ट को पॉजिटिव मानेंगे. सो अगर 10 mm या उससे ज़्यादा है area of induration, then the Montex test is a positive. But in case of HIV patient, जो patient HIV positive है, अगर उसमें area of induration 5 mm आ रहा है, जब 5 mm से ज़्यादा है then हम उसको positive consider कर लेंगे Montex test को. ठीक है. So next is a chest X-ray is not a definitive diagnosis for the TB. Yes, जो chest X-ray है कोई definitive, कोई final diagnosis नहीं है TB का. टीबी को हम कंफर्म करते हैं बाय द स्पूटम कल्चर. अगर आपके स्पूटम में मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिल जाता है देन टीबी इज द कंफर्म्ड. सो नेक्स्ट है इफ द बायोप्सी वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग अ ब्रोंकोस्कोपी. ब्रोंकोस्कोपी के टाइम पे अगर आप बायोप्सी लेते हो देन ब्लड स्ट्रीक्ड स्पूटम इज एक्सपेक्टेड फॉर दी सेवरल आवर्स. सो दिस विल बी द नॉर्मल फाइंडिंग. अगर आप ब्रोंकोस्कोपी के टाइम पे बायोप्सी लेते हो तो ब्लड स्पूटम हो सकता है. सो दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग. सो नेक्स्ट इज अ पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट इज सीन इन फ्लेयर चेस्ट. सो बहुत बार क्वेश्चंस में आता है कि पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट कहाँ पे देखने में मिलती है. सो फ्लेयर चेस्ट में होती है ये. देन नेक्स्ट इज द अर्लीस्ट डिटेक्टेबल साइन ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट. एंड उसके बाद क्या देखने में मिलेगा? इंक्रीज डिज्निया, एयर हंगर, देन रिट्रैक्शन ऑफ द एक्सेसरी मसल्स एंड साइनोसिस. सो नेक्स्ट इज the most common initial symptom in pulmonary embolism. So initial symptom of pulmonary embolism क्या होगा? chest pain होगी, that is sudden in onset. And the next most common reported symptom क्या हो सकता है? dyspnea हो सकता है, which is accompanied by increased respiratory rate. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, अगर आप 2 मेडिकेशंस ले रहे हो, ठीक है, 2 डिफरेंट मेडिकेशन इनहेल कर रहे हो, लाइक एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगी एंड सेकंड होगी ब्रोंकोडायलेटर. सो फर्स्टली आपने कौन सी मेडिसिन इनहेल करनी है? फर्स्टली आपने इनहेल करना है ब्रोंकोडायलेटर, देन आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना है. इसका रीज़न क्या है? ब्रोंकोडायलेटर लोगे तो क्या होगा, जो आपका एयरवे है वो डायलेट हो जाएगा एंड आफ्टर डैट जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड लोगे तो इफेक्ट ज़्यादा आएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंटर इज instruct the patient taking the inhaled medication to drink few sips of water before and after the inhalation. क्यों? So that to prevent the cough and unpleasant taste in a mouth. So कोई भी inhale medication करने से पहले few sips of water ले लो before and after. So next is the red orange color body secretions are seen in a patient with rifampicin. So बहुत बार question आता है कि red color urine आ रहा है patient का, so that is normal or not for the patient who are taking rifampicin. So this is a normal finding. rifampicin से red color secretions हो सकती हैं. So next is the most common side effect of isoniazid. Isoniazid का side effect most common is the peripheral neuritis and this is manifested by numbness, tingling, paresthesia in extremities. So इसको minimize कर सकते हो with the administration of the vitamin B6. ठीक है. एक तो हो गया कि आइसोनायाजिड पेरिफेरल न्यूराइटिस करता है. सेकेंड इसका एक और साइड इफेक्ट भी है, दिस इज अ हेपेटोटॉक्सिक एजेंट. सो हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकता है, देयरफॉर द क्लाइंट इज टॉट टू रिपोर्ट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हेपेटाइटिस इमीडिएटली. ठीक है. पेशेंट कैसे रिपोर्ट करेगा? अगर पेशेंट का येलो स्किन हो रहा है एंड स्क्लीरा येलो कलर का लग रहा है देन पेशेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट करने के लिए आपने बोलना है. सो नेक्स्ट देखते हैं nasal decongestants. So nasal decongestants can cause tolerance and rebound nasal congestion caused by irritation of the nasal mucosa. इसलिए patient need to be informed that these medication should not be taken longer than the 48 hours because अगर इससे ज़्यादा टाइम के लिए ली तो टॉलरेंस डेवलप हो सकती है एंड उस वजह से फिर कंजेशन होगी. ठीक है. सो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंटर ऑफ टुडेज वीडियो, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन. सो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन हैज़ अ एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट
सो दिस इज़ द रीज़न कि जो डाइफिनाइल हाइड्रामाइन होती है इसको हम अवॉइड करते हैं इन अ पेशेंट विद नैरो एंगल ग्लूकोमा। ठीक है जी। सो डैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। सो अभी तक हमने 100 पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट्स के, एंड इसके अलावा मैंने लास्ट ईयर भी वीडियोस बनाई थी, लास्ट मिनट प्रेपरेशन वीडियो, उनमें एक डिफरेंट पॉइंटर्स हैं। सो आप वो पॉइंटर्स भी चेक कर सकते हो, एंड आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रही होंगी इन अ लास्ट मिनट रिवीजन। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो फॉर माई सपोर्ट वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड आप अपनी फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो कल मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद नर्सिंग स्कूल।